हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक लॉ क्लासेस। हम कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। आज है हमारा लेक्चर 12। तो हम कर रहे थे पिछले लेक्चर में कन्फेशन। सेक्शंस हमने किए थे 24, 28 एंड 29। आज हम करेंगे सेक्शन 25 टू 27 एंड सेक्शन 30। तो स्टार्ट करते हैं। कन्फेशन तो सेक्शन 30 है। इसमें सेक्शन 30 क्या बात कर रहे हैं? Consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for same offense। तो कहते हैं अगर जो भी कन्फेशन है उसमें कोई पर्सन है, वो कन्फेशन उसको और उसके साथ जो ज्वाइंट ट्रायल पे है उसको भी अफेक्ट कर रहा है, तो कहते हैं उसकी क्या वैलिडिटी है? When more persons than one are being tried jointly for the same offense। ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए, सेम ऑफेंस के लिए होना चाहिए। एंड कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्संस। तो वन पर्सन ने, उनमें से किसी ने कन्फेशन किया है, अफेक्ट वो कर रहा है हिमसेल्फ एंड सम अदर ऑफ सच पर्संस इज प्रूव्ड। तो ज्वाइंट ट्रायल, सेम ऑफेंस होना चाहिए, अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड अदर होना चाहिए। Then the court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession। तो कहते कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन, तो कोर्ट कंसिडरेशन में ले सकती है उस कन्फेशन को दूसरे बंदे के अगेंस्ट भी, अदर पर्सन के अगेंस्ट। अगर जिस पर्सन ने कन्फेशन किया है उसके अगेंस्ट भी कोर्ट मान रही है एंड दूसरे बंदे के अगेंस्ट भी उसको मान सकती है। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए, सेम ऑफेंस के लिए होना चाहिए, एंड जो पर्सन कन्फेशन कर रहा है वो खुद को एंड दूसरे पर्सन को अफेक्ट करना चाहिए उसका कन्फेशन, तभी उसको कोर्ट इनटू कंसीडरेशन ले सकती है। इसकी एक एक्सप्लेनेशन है, इसमें है कि ऑफेंस एज यूज्ड इन दिस सेक्शन इंक्लूड्स द अबैटमेंट अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस। तो इसमें कहते हैं अबैटमेंट एंड अटेम्प्ट भी इंक्लूडेड है ऑफेंस वर्ड में। फिर इसमें एक केस है कश्मीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये सेक्शन 30 का लैंडमार्क केस है, इसको आपने याद रखना है, प्री में बहुत बार क्वेश्चन आया है इस पे, इन चीजों को लेके भी एंड इस पे भी। इलस्ट्रेशन तो डायरेक्टली पेपर में आई हुई है दोनों ही। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या बात कर रही है? ए एंड बी आर ज्वाइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी। इट इज प्रूव्ड दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर्ड सी। द कोर्ट में कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट बी। तो कहते हैं यहाँ पे क्या किया है, जो ए पर्सन है उसने क्या बोला है कि बी और मैंने मिलके सी का मर्डर किया है, तो उसने अपने आप को भी इसमें किया है एंड दूसरे बंदे को भी गिल्ट में शामिल किया है। तो यहाँ पे जो कन्फेशन है इसको कोर्ट कंसिडरेशन में ले सकती है दूसरे पर्सन के अगेंस्ट भी। सेकेंड इसमें इलस्ट्रेशन है, ए इज ऑन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी। देयर इज एविडेंस टू शो दैट सी वॉज मर्डर्ड बाय ए एंड बी एंड दैट बी सेड ए एंड आई मर्डर्ड सी। This statement may not be taken into consideration by the court against A as B is not being jointly tried। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? वहां पे तो इनका ज्वाइंट ट्रायल चल रहा था A एंड B का, इसलिए ये कन्फेशन था, इसको मान लिया गया दूसरे पर्सन के अगेंस्ट भी। बट यहाँ पे ज्वाइंट ट्रायल नहीं चल रहा, इसलिए इसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सेक्शन 30 की रिक्वायरमेंट क्या है? ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए सेम ऑफेंस के लिए एंड अफेक्ट करना चाहिए दोनों पर्संस को, जो पर्सन कन्फेशन कर रहा है और जिसके साथ कर रहा है कि दूसरे बंदे ने भी उसकी हेल्प की है। तो ये तीन कंडीशंस कंप्लीट होगी तभी ये चीज सेक्शन 30 में फॉल करेगी। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में ये फॉल कर रहा है एंड सेकंड में इसलिए नहीं फॉल कर रहा। ठीक है जी। जो ये वाला केस था कश्मीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी वाला, इसमें कोर्ट ने क्या बोला था कि यहाँ पे वर्ड लिखा है कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन। इट मींस कहते हैं ये रेलेवेंट तो है बट इसकी वैलिडिटी कुछ ज्यादा नहीं है कि इसके बेसिस पे किसी पर्सन की कन्विक्शन नहीं हो सकती। दूसरे पर्सन कोई जो और फैक्ट्स हैं उनको भी प्रूव करना जरूरी है और एविडेंस फेवर में होने चाहिए, तभी ये सेक्शन 30 है, इसको इन कंसिडरेशन ले सकते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 25। ये बात कर रहा है कि अगर कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर किया जाता है, ये स्पेसिफिकली है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। तो जो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को करेंगे वो रेलेवेंट तो होता है बट वो एडमिसिबल नहीं होता। इट इज रेलेवेंट बट नॉट
एडमिसिबल। ठीक है जी। नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड, शैल वर्ड है यहाँ पे, प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। सेकेंड वर्ड इज एनी ऑफेंस। अगर कहते किसी पर्सन ने पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन किया है, उसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं उस पर्सन के अगेंस्ट किसी भी ऑफेंस को लेके। ये नहीं है कि कोई पर्सन पुलिस के सामने किसी और ऑफेंस में था, उसने कन्फेशन किसी दूसरे ऑफेंस का कर दिया तो वो दूसरे ऑफेंस के लिए रेलेवेंट हो जाएगा। तो किसी भी ऑफेंस के लिए ये रेलेवेंट नहीं है अगर पुलिस ऑफिसर के सामने किसी ने कन्फेशन किया है, एक्यूज्ड पर्सन ने अगर कन्फेशन किया है। तो ये है सिर्फ पुलिस ऑफिसर के सामने, ये जरूरी नहीं है कि उसकी कस्टडी में ही हो तब उसने कन्फेशन किया है। ये जनरल है, अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन करते हैं दैट इज रेलेवेंट बट नॉट एडमिसिबल। नेक्स्ट आता है सेक्शन 26। इसमें बात की गई है कन्फेशन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। 26 है अगर पर्सन पुलिस कस्टडी में है। 25 जनरल है, बस ये है कि पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कन्फेशन किया है तो वो रेलेवेंट है बट एडमिसिबल नहीं है। 26 में है अगर वो पुलिस कस्टडी में है तो वो रेलेवेंट है बट एडमिसिबल नहीं है उसका कन्फेशन। No confession made by any person whilst he is in custody of police officer unless it be made in the immediate presence of magistrate shall be proved as against such person। तो ये होगी इसकी एक्सेप्शन। ठीक है, जनरल रूल क्या बात कर रहा है कि कन्फेशन अगर किसी पर्सन ने किया है पुलिस ऑफिसर के सामने, अगर वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है। यहाँ पे ये भी जरूरी नहीं है कि कन्फेशन उसने पुलिस ऑफिसर को ही किया हो। यहाँ पे पर्सन पुलिस कस्टडी में है, उसने कन्फेशन कर दिया तो वो रेलेवेंट है बट एडमिसिबल नहीं है। बट अगर वो कन्फेशन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट में हुआ है, अगर जो मैजिस्ट्रेट है वहां पे प्रेजेंट है तब पर्सन ने कन्फेशन किया है, देन वो एडमिसिबल हो सकता है। ठीक है, यहां पे एक और बात इंपॉर्टेंट है, यहां पे पुलिस कस्टडी है, नॉट जुडिशियल। तो सिर्फ जो पुलिस कस्टडी है उसी में इस कन्फेशन को हम एडमिसिबल नहीं करेंगे। वहां पे 25 में जरूरी था कि पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन किया है, कस्टडी में है या नहीं पर्सन उस पर कोई अफेक्ट नहीं करता। 26 में है कि वो पुलिस की कस्टडी में है, कन्फेशन वो किसी को भी कर सकता है। बट अगर एक एक्सेप्शन है इसी में ही कि अगर उसने पुलिस जो मैजिस्ट्रेट है उसकी इमीडिएट प्रेजेंस में किया है कन्फेशन, देन वो रेलेवेंट एडमिसिबल हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड याद रखना है आपने कि यहाँ पे इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट दिया हुआ है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन इसकी। इन दिस सेक्शन मैजिस्ट्रेट डज नॉट इंक्लूड हेड ऑफ द विलेज, जो है कहते उसको हम मैजिस्ट्रेट नहीं मानते हैं जो कि डिस्चार्ज कर रहा है मैजिस्ट्रियल फंक्शंस इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज और एल्सवेयर, जो कहते जिसको फंक्शंस दिए गए हैं मैजिस्ट्रेट के हेड ऑफ द विलेज को, तो उसको हम मैजिस्ट्रेट नहीं मानते हैं। कहां पे मान सकते हैं? सच हेडमैन इज अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर सीआरपीसी। अगर तो वो सीआरपीसी के अंडर उसको पावर मिली हुई है मैजिस्ट्रेट वाली, फिर तो उसको मैजिस्ट्रेट मानेंगे, अदरवाइज उसको मैजिस्ट्रेट नहीं मानते। किसको? हेड ऑफ द विलेज को। नेक्स्ट सेक्शन 27, इसकी एक एक्सेप्शन है, लगा लो कि प्रोवाइजो है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग भी प्रोवाइडेड दैट से स्टार्ट होती है। तो सेक्शन 27 क्या बात कर रहा है? हाउ मच ऑफ कन्फेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। तो कहते हैं जो कन्फेशन उसने किया है 25-26 में, उसमें से कितना हम प्रूव कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offense। तो यहां पे डिस्कवरी ऑफ समथिंग है, इंफॉर्मेशन कहां से मिली है? जो एक्यूज्ड पर्सन से मिली है। एक्यूज्ड किसके लिए है? वो ऑफ एनी ऑफेंस। डिस्कवरी होनी चाहिए, पर्सन एक्यूज्ड होना जरूरी है, एंड एनी ऑफेंस की उसने इंफॉर्मेशन दी है। In the custody of police
एंड पर्सन का पुलिस कस्टडी में होना जरूरी है. So much of such information, whether it amounts to confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered. तो वो डिस्कवरी से ही रिलेटेड होना चाहिए. डिस्टिंक्टली तो सिर्फ जो डिस्कवरी है उसके रिलेटेड ही होगा, देन उसको हम प्रूव कर सकते हैं. दैट इज ये होगा रेलेवेंट एंड एडमिसिबल. ठीक है जी. तो अगर कोई पर्सन क्या है, पुलिस कस्टडी में है, एक्यूज्ड है किसी भी ऑफेंस में, एनी ऑफेंस में, तो उसने जो डिस्कवरी ऑफ स्टेटमेंट की है उसको हम क्या मानेंगे, रेलेवेंट एंड एडमिसिबल मानेंगे. बट सिर्फ जो डिस्कवरी है उसको ही रेलेवेंट एंड एडमिसिबल माना जाएगा. जैसे कि कोई पर्सन है, वो एक्यूज्ड है, उससे पुलिस कन्फेस करवा रही है कुछ. कन्फेशन के टाइम पे वो बंदा क्या बताता है कि जो पर्टिकुलर पिस्टल यूज हुई है किसी ऑफेंस में, वो उसने किसी पर्टिकुलर जगह पे छुपाई है. तो वो जो उसने जगह पे छुपाई है वहां से अगर पिस्टल मिल जाती है तो ये डिस्कवरी ऑफ फैक्ट होगी जो सिर्फ एक्यूज्ड की नॉलेज में था. तो ये जो है तो कन्फेशन ये, बट ये क्या होगा, एडमिसिबल, रेलेवेंट भी है एंड एडमिसिबल भी होगा. ठीक है, बट जरूरी है कि वो जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो एक्यूज्ड की नॉलेज में ही थी. देन जो उसकी जो भी कन्फेशन होगा वो रेलेवेंट एंड एडमिसिबल हो जाएगा. ठीक है जी. आगे इसमें आते हैं दो केसेस, मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इसमें इस सेक्शन के रिलेटेड गाइडलाइंस दी गई थी जो हमने पीछे की हैं कि जो पर्सन है डिस्कवरी ऑफ स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक्यूज्ड पर्सन होना चाहिए, पुलिस कस्टडी में होना चाहिए, एंड ये इंफॉर्मेशन जिस ऑफेंस के लिए वो पर्सन अरेस्ट हुआ है सिर्फ उसी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, ये किसी भी ऑफेंस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसकी डिस्कवरी हो सकती है. तो ये सारी गाइडलाइंस इस केस में दी गई थी. नेक्स्ट केस इसमें आता है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस द्योमन उपाध्याय. इस केस में इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था सेक्शन 27 की, बट कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 27 इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. ठीक है जी. और सेक्शन 27 में और एक चीज आती है कि अगर कोई पर्सन बात कर रहा है कि उस डिस्कवरी ऑफ फैक्ट की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि अगर किसी असेसिबल प्लेस पे किसी पर्सन ने कोई चीज छुपाई है तो क्या वो सेक्शन 27 में फॉल करेगी या नहीं करेगी. फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने किसी नॉर्मल प्लेस, रोड पे लगा लो, रोड पे उसने एक वेपन है जो उसने क्राइम में यूज किया है, उसको खड्डा खोद के उसने छुपा दिया, उसने ऊपर से उसने मिट्टी से उसको कवर कर दिया और वहां पे एक पत्थर रख दिया. तो वो प्लेस आते जाते सबको असेसिबल तो है. तो अब अगर एक्यूज्ड इस बारे में बताता है कि उसने पर्टिकुलर वेपन वहां पे छुपाया है, तो क्या ये डिस्कवरी ऑफ फैक्ट मानी जाएगी या नहीं. तो कोर्ट ने बोला कि यस, ये डिस्कवरी ऑफ फैक्ट माना जाएगा. रीजन बीइंग, ठीक है, वो प्लेस असेसिबल टू पब्लिक है, कोई भी पर्सन वहां पे आ जा सकता है, उस प्लेस को देख सकता है, बट वो किस पॉइंट पे उसने वेपन छुपा के रखा है ये सिर्फ एक्यूज्ड की नॉलेज में है, तो ये रेलेवेंट एंड एडमिसिबल फैक्ट माना जाएगा. ठीक है जी. इसके रिलेटेड और बहुत सारे केसेस हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, प्री के भी मेंस के भी. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अलग से डिस्कस करेंगे. एमसीक्यूज क्वेश्चन इसके मेंस वाले एंड इसके जो भी केसेस बनते हैं. आई होप को आपको ये सेक्शन समझ आए होंगे. अगर आपको ये सेक्शंस अच्छे लगे तो और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें. थैंक यू.